आज हम करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 4 तक हमने कर लिया है और 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए बहुत सारी ट्रिक्स बताई है और बहुत शॉर्ट ट्रिक ऐसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जहाँ बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उन चारों वीडियोज़ को देख लिया होगा, और नहीं देखा तो पहले आप उन चारों वीडियोज़ को देख लीजिए। और आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो दिल्ली पॉलिटेक्निक मैथ्स प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2, -5 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 9। यानी कि एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्स पर कैसा बिंदु ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों से समदूरस्थ हो। इक्विडिस्टेंस का मतलब समदूरस्थ, समान। जैसे कोई लाइन है ए और बी, तो इसके बीच में कोई पॉइंट फाइंड करना, मान लो हमें पी या कुछ भी, जो इससे बराबर दूरी पे हो। तो बराबर दूरी पे यानी कि ए पी इक्वल टू बी पी, तो ये बराबर दूरी पे होगा, तो ए पी और बी पी बराबर होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए पी के डिस्टेंस और बी पी के डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इक्वल में रख दो, सॉल्व कर दो। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको, इसने क्या बोला, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, जब भी एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, और वाई क्या होगा, 0, क्योंकि वाई पे तो कोऑर्डिनेट जाएगा ही नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष पे ही है। वैसे अगर वाई एक्सिस बोलता है, ये मैंने आपको जो पहले आपने जो 4 वीडियोज़ देखी उनमें आपको समझ में आ गया, मैंने समझाया पूरा डिटेल में। अगर वाई एक्सिस बोलता है तो हम क्या लिखते हैं, 0, y, और एक्स एक्सिस बोलते हैं तो x, 0। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी तो उसको देख के तो आप यहीं से बता सकते हो कि आंसर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग आप सीधा बोल सकते हो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0। ओके, एक टाइम तो ये जो वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 0 आएगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में बोला हुआ है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा है ना, तो पेपर में तो आप डायरेक्ट इसी को देख के टिक कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर पूरा सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ए की वैल्यू क्या है 2, -5, बी की वैल्यू है -2, 9, और एक्स एक्सिस बोला है तो x, 0 लोगे। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला और फिर इसमें डिस्टेंस फार्मूला, दोनों को इक्वल में रखना है। सॉल्यूशन आप एग्जाम में करोगे तो डायरेक्ट मेथड जो मैंने बताया वो देख लेना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक कर देना। बाकी सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़े तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस जैसे ए पी इक्वल टू क्या होगा, बी पी, इसकी डिस्टेंस बराबर होगी। और डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़ चुके हो पुरानी वीडियोज़ में, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये टोटल अंडर रूट में होता है। ओके, तो अब इसमें ये फार्मूला अप्लाई कर दो, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। x2 की वैल्यू ये x1 होगा तो ये x2 होगा, ये y1 तो ये y2। ओके, और इक्वल टू में फिर ऐसे ही, अगर आपने इसको एक x2 और इसको x1 ले लिया है, ये x1 है और ये x2, ये y1 ये y2, तो जब इस केस में डिस्टेंस लगाओगे तो यहाँ पे भी x1 x2 कर सकते हो। लेकिन आपका मन करे, अगर आपको माइनस प्लस से बचना है, तो जब आपने इसको x2 आसान कर दिया तो अगले वाले केस के लिए भी इसको भी क्या मान लोगे आप, x2 ही, इसको x2, इसको x1, ये y2 और ये y1, दोनों के डिस्टेंस फार्मूला को इक्वल में रख के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन आप लोग खुद ट्राई करना और कमेंट करके बताना सॉल्यूशन से आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, बाकी अगर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सॉल्यूशन में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो पार्ट 1, 2, 3, 4 देख लो, डिस्टेंस फार्मूला अपने आप सॉल्व करना है। क्योंकि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एक्स एक्सिस होगा तो x, 0 होगा, तो y के कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे, तो 0 वाले एक ही ऑप्शन है जिसमें y के कोऑर्डिनेट 0 हैं। ओके, तो देख के टिक कर सकते हो। बाकी इस फॉर्मूले पे रख के वैल्यू को सॉल्व कर लो, इन दोनों में डिस्टेंस और इक्वल टू फिर इन दोनों में डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। इफ़ a और a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या, -2, -1। बुक जिन्होंने परचेज कर ली उनको बता दूँ, बुक में ये यहाँ पे माइनस प्रिंटेड नहीं है, तो आप इस माइनस को लगा लेना। ओके, -1 होगा ये, और b की वैल्यू a, 0, c की वैल्यू 4, b एंड d की वैल्यू 1, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो पैरेललोग्राम आपको पता है कैसे बनता है, a b c d, इसकी वैल्यू क्या है -2, -1, इसकी वैल्यू है a, 0, c की वैल्यू है 4, b और d की वैल्यू है 1, 2। ओके, अब इसके बाद आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज, उसके डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल्स
इसका जो बाइसेक्टर होता है, ये सेंटर जो है, तो इससे इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या होती है, बराबर होती है। वैसे इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर, यानी इसका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। मिड पॉइंट यानी इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करोगे आप, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x के लिए, और y के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो ये अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे -2 और जैसे +4, -2 + 4 अपॉन में क्या 2। ओके, ये x के लिए हुआ। वैसे y के लिए भी कर लेते हैं, -1, ये -1 प्लस b अपॉन 2। तो हमने AC में ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। वैसे हमें BD में भी लगाना पड़ेगा, क्यों, ये मिड पॉइंट जो है इसका भी है मिड पॉइंट और BD का भी। तो BD के लिए जब मिड पॉइंट लगाओगे तो x के लिए जब सॉल्व करोगे तो क्या क्या होगा, a + 1 अपॉन में 2, और y के लिए सॉल्व करोगे तो 0 + 2, ये 0 और ये 2, ओके, अपॉन में 2। ये आइडेंटिटी हमने लगा दी, ये फार्मूला। अब ये x का कोऑर्डिनेट और ये तो सेम होना चाहिए था, क्योंकि मिड पॉइंट में जो भी x और y की वैल्यू आएगी तो एक ही होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो अलग अलग है। तो आप इन दोनों को इक्वल में रख लोगे। देखो ये सॉल्व हो जाएगा। ये कितना होगा, ये 2/2, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा 1। तो ये a + 1/2, ये भी x है और ये भी x है, तो दोनों बराबर में होने चाहिए। बराबर में रख लोगे इक्वल में, क्रॉस इंटू रख करके सॉल्व करोगे तो a + 1 = 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1। ओके, a की वैल्यू 1। अब a की वैल्यू 1 तो 2 ऑप्शन में है, तो हमें b की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब y वैल्यू को आपस में इक्वल में रख लो। तो ये देखो 0 + 2 कितना होता है, 2, और बटे में भी 2, तो ये तो आ गया 1। अब इसके इक्वल टू में 1 रख के -1 + b/2, ये वाली कंडीशन, और इक्वल्स टू में 1, नीचे 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, 3 आ जाएगी b की वैल्यू। ऑप्शन b करेक्ट होगा। इससे मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तो फार्मूला जहाँ लगाना पड़ेगा वहाँ लगाना पड़ेगा। बाकी जो क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं वो डायरेक्ट भी करेंगे, और हमने पहले की वीडियोज में करा भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इफ़ a and b आर 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, -2 and 2, -4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP = 3/7 AB। ओके, तो एक लाइन बना लेते हैं हम AB, और बीच में कहीं कोई पॉइंट P होगा। अब यहाँ क्या बोला है, AP = 3/7 AB। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ये AB इधर क्या है, साथ में मल्टीप्लाई में है, तो अगर इधर इक्वल से पहले आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू से पहले लाने पे। इधर क्या बचा, 3/7। इसका मतलब AP कितने यूनिट है, 3 यूनिट। ये कितना है, 3 यूनिट। और AB पूरा कितना था, 7। AB टोटल कितना है, 7। तो अगर इधर वाला पार्ट 3 यूनिट हुआ तो इधर वाला कितना होगा, 4 यूनिट। यानी यहाँ पे जो रेशो बनेगा, ये जो लाइन डिवाइड हो रही है वो कितने अनुपात में डिवाइड हो रही है, 3:4 में। ओके, तभी तो इधर वाला पार्ट 3 और इधर वाला 4, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 7। A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमारे पास -2, -2, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। अब इसके बाद जब भी रेशो की बात होती है तो मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, क्या होता है, x = m2x1 + m1x2 अपॉन में m1 + m2। सेम ऐसे ही y के लिए भी, जहाँ पे x1 है वहाँ पे y1 हो जाएगा, जहाँ पे x2 है वहाँ पे y2 हो जाएगा। पहले हम x को सॉल्व करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं, m2, ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो रेशो होता है, पहला जो है ये m1 होता है और ये m2, इधर x1 x2 y1 y2। तो m2 कितना है, m2 कितना है, 4 × x1 होगा -2 प्लस m1 3 × x2 कितना होगा, प्लस का 2 है, अपॉन में m1 + m2, तो 3 + 4 ये 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, -8, और इसे सॉल्व करोगे प्लस का 6 अपॉन में 7, तो ये आ जाएगा -2/7 है। पहला ही ऑप्शन में है। x की वैल्यू देखो क्या है, -2/7। ओके, इसी पे सॉल्व हो गया। बाकी अगर आपको y सॉल्व करना है तो y के लिए भी सेम कंडीशन, y = सेम फार्मूला, बस जहाँ पे x1 है वहाँ पे y1 इस तरीके से चेंज करना है। तो m2 कितना है, 4 × y1, इसकी जगह क्या लिख लोगे, y1 कितना है, -2
प्लस m1 है हमारे पास 3 इंटू x2 की जगह y2 कितना हो जाएगा -4 अपॉन में 3 + 4, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -12, तो -8 और -12, ये हो गया -20/7, इसलिए ऑप्शन ए। तो आप सिर्फ इतने पे ही एग्जाम में टिक कर सकते थे। ये क्वेश्चन अभी इसी साल टेस्ट 4 में आया हुआ था। ओके, टेस्ट 3 और टेस्ट 1 और टेस्ट 4 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है मैथ का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इतने पे ये क्वेश्चन एग्जाम में हो जाता, बट आपने अभी आपको सॉल्यूशन बताने के लिए हमने ये पूरा किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, देखते हैं क्या। द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC आर, एक के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4,6, बी है 1,5 एंड सी की वैल्यू है 7,2। ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तीनों पॉइंट्स के। अ लाइन इज ड्रॉन, एक रेखा खींची गई है, टू इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC, जो AB और AC को समद्विभाजित करती है, एट D एंड E। समद्विभाजित नहीं करती, सिर्फ इंटरसेक्ट करती है। ओके, बाइसेक्ट नहीं कर रही है, बराबर भागों में नहीं बांट रही, सिर्फ काटती है। ओके, प्रतिच्छेद करती है, हाँ हिंदी का वर्ड अच्छा रहेगा। D और E पे, सच दैट, इस प्रकार कि AD/AB इक्वल्स टू AE/AC इक्वल्स टू 1/4 या 1/4। फाइंड द रेशो ऑफ ट्राइंगल ADE टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अच्छा, इसका एरिया का रेशो निकालना है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये क्वेश्चन अभी मुझसे ग्रुप में कमेंट करके भी पूछा गया था, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। ABC से कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जाम में ऐसा नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक लाइन बनाई गई है क्या, अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट AB एंड AC, AB एरिया AC एरिया DE और E पे। ओके, ये D हो जाएगा, इधर E हो जाएगा। ओके, अब रेशो बता रखा है AD/AB, AD/AB ये कितना है 1/4, ये 1/4, यानी कि अगर ये एक हिस्सा है तो ये टोटल कितना हिस्सा होगा, 4 पार्ट। ये तो बताया गया कि AD अगर एक है तो पूरा AB कितना है, 4। वैसे AE अगर 1 पार्ट है तो पूरा AC जो है वो कितना है, 4 पार्ट। अब देखो, अगर अपने सिमिलर ट्राइंगल पढ़ा है उसका यूज करें तो हमें इस कोऑर्डिनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होगा, क्यों, ये और ये पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। ये एंगल छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले ट्राइंगल में तो कॉमन हो जाएगा, या फिर ये और ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग से हो जाएगा। ओके, तो ट्राइंगल सिमिलर है तो सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया का रेशो और बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशो, यानी मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ADE जो हमसे पूछा गया है अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल्स टू उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर। कॉरस्पॉन्डिंग साइड से कोई भी साइड ले सकते हैं, मैंने AD लिया तो उसके अपॉन में टोटल बड़ी वाली साइड क्या, AB, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं पढ़ा तो सिमिलर ट्राइंगल वाली वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। ये क्या 1 और AB की वैल्यू क्या 4, तो इसका स्क्वायर कर दो 1/16। जी हाँ, बिल्कुल, जिन लोगों ने 1/16 कमेंट किया था बिल्कुल सही है। बाकी एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, अगर आप पूरा कोऑर्डिनेट निकालने लग गए, जैसे ये सारे कोऑर्डिनेट लिखोगे, फिर इसमें इसका कोऑर्डिनेट D और E का कोऑर्डिनेट पता भी नहीं है, वो निकालना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है, तो इतना टाइम नहीं लगाना आपको एग्जाम में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में समझ के, क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपने देखा होगा तो काफ़ी डिटेल्ड सॉल्यूशन, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, 1-1.5 पेज लग जाएंगे। और यहाँ पे आपका 2 लाइन में हो गया, और एग्जाम में तो ये बिना पेन के कर सकते हो, क्योंकि हमें पता 1/4 है, 1/4 या 1/4, इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, तो 1/16 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, मध्य बिंदु, ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर। ओके, देखो ये क्या है, एक ट्राइंगल आपको गिवन है ABC, और इसके मिड पॉइंट्स को, यानी इस साइड का मिड पॉइंट ये हो जाएगा, इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट, इसको आपने ज्वाइन किया है, ये बताया गया क्वेश्चन में DEF। तो आपको रेशो किसका निकालना है, देखो लिखा हुआ ना, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो आपका ट्राइंगल बना,
और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, जो गिवन ट्राइंगल, उसका एरिया का रेशो। तो अगर आप कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हो तो सबके कोऑर्डिनेट निकालोगे, फिर इसमें मिड पॉइंट लगाओगे तो इसका कोऑर्डिनेट निकलेगा, इन दोनों में मिड पॉइंट फार्मूला तो यहाँ कोऑर्डिनेट, इन दोनों में मिड पॉइंट फार्मूला तो यहाँ कोऑर्डिनेट। उसके बाद इसका एरिया का फार्मूला और बड़े वाले का एरिया का फार्मूला लगाते रह जाओगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा और आप घर आ जाओगे। तो पेपर में ऐसा नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को समझना। मिड पॉइंट थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में बटेगा, चारों का एरिया क्या होगा, बराबर। कभी मिड पॉइंट जो होता है ना, एक ट्राइंगल को अगर उसके मिड पॉइंट, कोई भी एक ट्राइंगल है और फिर उसके बाद सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल बनाया जाएगा वो हमेशा, ये ट्राइंगल हमेशा बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होगा। या फिर यूँ बोलो तो ये ट्राइंगल, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1, तो बड़े वाले का ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1 2 3 4, यानी कि 1:4 आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, 45 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, ये सब हम सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ये उस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ किस तरीके से ट्राइंगल आपस में कैसे बढ़ता है। तो ये सब 9th 10th क्लास की चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होंगी, उम्मीद करता हूँ। और नहीं तो वीडियो फॉलो करते रहो, आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इफ़ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 3, -5, -7, -4, 10, -k इज एट द पॉइंट k, -1, देन k की वैल्यू निकालें। सेंट्रोइड यानी केंद्रक, और इसका फार्मूला भी आपको मैंने बताया हुआ, पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं कि x = x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 होता है। वैसे y = y1 + y2 + y3 अपॉन में 3। तो जब x के कोऑर्डिनेट सॉल्व करोगे तो x1 ये क्या होगा x1, फिर x2 ये कितना होगा -7 हो गया, क्योंकि प्लस होता है लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x3 ये क्या है 10 अपॉन में 3। अच्छा, ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये इसके हैं x के, ये पहला वाला x का और ये दूसरा वाला क्या है y का। क्लियर है? तो x की जगह आप क्या लिख सकते हो k, ऊपर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा ये -4 और इसमें से घटेगा तो 6 आ जाएगा, 6/3। तो सॉल्व करते हैं, k की वैल्यू कितनी आ गई 2, बस हो गया। बाकी आप चाहो तो इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ भी k की वैल्यू 2 ही आएगी। ओके, कोई सा भी एक पार्ट सॉल्व करके एग्जाम में टिक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है वीडियो में तो आप फटाफट जल्दी से लाइक करो, जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट 24/11, -4/11 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट से क्या 2, -2 एंड Q के कोऑर्डिनेट 3, 7। ये क्वेश्चन भी इसी साल एग्जाम में आया है। तो इस क्वेश्चन में रेशो फाइंड करना था, और रेशो फाइंड करना है तो आपको सेक्शन फार्मूला लगाना पड़ेगा। जब भी रेशो निकालना होता है तो उस रेशो को, जैसे एक लाइन है और ये P और Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोई पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ये दोनों पॉइंट पे। ओके, इसको कुछ भी मान लो, R मान लो, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 24/11 और -4/11। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2 और Q के हैं 3, 7। आपसे ये पूछा है कि इसने जो ये PR और QR जो बट गए आपस में, तो किस अनुपात में बटा, किस रेशो में। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप M1:M2 लेके सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर मैंने बताया आपको डायरेक्ट K:1 लेके सॉल्व करना हमेशा रेशो वाले, जब रेशो फाइंड करना हो तो x के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था स्टार्टिंग में, m2x1 + m1x2 अपॉन में x1 + x2। तो सॉल्व कर लेते हैं। m1 ये होगा और m2 ये होगा। तो अगर m2 पहले लिखते हो या m1 कोई सा भी लिख लो। अगर m1 पहले लिखा है m1 तो x2 आएगा, प्लस m2 तो x1 अपॉन में m1 + m2 तो यानी k+1। और ये x के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 24/11। ऊपर ही सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 3k + 2 अपॉन k+1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे 33k + 22, 11 से ये भी मल्टीप्लाई होगा, 11 से ये भी मल्टीप्लाई होगा। ऐसे 24 से मल्टीप्लाई हो तो 24k + 24। अब ये जो पार्ट है ये इधर आ जाएगा इक्वल से पहले, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 33 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा 9k,
और ये प्लस का 22 इक्वल टू के बाद जाके माइनस होगा, तो 24 में से 22 घटा दोगे तो कितना आएगा 2। ओके, देन उसके बाद अगर आप इसे ऐसे लिखोगे तो k इक्वल्स टू 2/9 आ जाएगा। और आपने रेशो क्या एज्यूम किया हुआ है, k रेशो 1, तो इसकी जगह जब वैल्यू पुट करोगे 2/9 रेशो 1, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, यह आपका आएगा 2/9। अब इसके बाद भी अगर नहीं पता कैसे आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो ऐसा है, या तो आप यूँ समझ लो इससे मल्टीप्लाई, या यूँ इसके नीचे 1 लगा लो, इसके नीचे 1 लगा लो, बेस को हटाने के लिए, इसको फ्रैक्शन चेंज करने के लिए, दोनों कैल्शियम क्या आएगा 9, तो 9 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 9 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 2/9 बन जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि 2/9 तो है, इस 1 को जो ऊपर यहाँ पे 1 था, इसको आप 9/9 भी तो लिख सकते हो, 9/9। क्यों? क्योंकि 9/9 अगर लिखोगे आप तो भी तो सॉल्व करके 1 ही आएगा। अब मैंने 9/9 ही क्यों लिखा, क्योंकि इधर बेस में नीचे कितना है, डिनोमिनेटर 9 है, इसलिए। अगर इधर 3 होता तो मैं 3/3 भी लिख सकता हूँ। ओके, अब ये बेस सेम है तो ये कैंसिल कर दो, तो रेशो क्या बनेगा 2/9। ओके, तो सिर्फ एक पार्ट x वाले पार्ट को सॉल्व करके आ गया, y की ज़रूरत नहीं पड़ी। k रेशो 1 लेने का फ़ायदा यही होता है, m1 रेशो m2 लोगे तो दोनों पार्ट सॉल्व करने पड़ सकते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ये इस वीडियो का और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर हमने ऑलमोस्ट लगभग पहले कर लिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन और मैंने एक्स्ट्रा आपको करा दिए हैं ताकि, और ये 45 के बाद जो 3 क्वेश्चन कराएंगे बुक में नहीं है, ये मैंने अलग से एक्स्ट्रा करा दिए जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इफ़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन नहीं है, P Q के दे रखे हैं, इज बाइसेक्टेड एट ओरिजिन देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। जैसे ग्राफ बनाते हो आप, ये ओरिजिन होता है मूल बिंदु। ओके, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं 0,0। मान लो ये P है इस साइड, एक तरफ P क्या है Q। अब कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं हमें, P का तो पता नहीं, और Q कितना दे रखा है 3,-4। आपसे ग्राफ के अकॉर्डिंग मत समझना, बस यूँ समझना कि एक लाइन है और लाइन में बीच में ये ओरिजिन मूल बिंदु है, यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा है। ओके, ये हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये गिवन है। तो ये मूल बिंदु वाले जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओरिजिन का मतलब मिड पॉइंट हुआ, और उसका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो इसको अगर हम x1 और x2 ले लेते हैं, सॉरी x1 और y1, तो x1 तो हमें पता नहीं, प्लस x2 ये कितना होगा 3 अपॉन में 2, और ये x, ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, ये वाला 0 वाला। तो यहाँ क्या लिखोगे 0, सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये सॉल्व करने पे कितना, ये तो 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास 0 इक्वल्स टू x1 प्लस 3। तो x1 की वैल्यू, ये जो प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x1 कितना जाएगा -3। और ऐसे ही अगर आप y के लिए सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखोगे 0, y1 पता नहीं हमें, y2 -4 हो जाएगा यहाँ अपॉन में 2। सॉल्व करोगे ये इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 4। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, x का कितना है -3 और y का 4, -3,4। तो ये तो सॉल्यूशन है, ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एग्जाम में मैं इसको नहीं करूँगा इतना। अगर ये जब भी ये मिड पॉइंट की बात करेगा, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या होंगे 0 होंगे, 0,0 होंगे, या फिर जब भी बोले ओरिजिन पे काटते हैं, तो उस केस में बस जस्ट देखो, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, जो Q के कोऑर्डिनेट्स थे उसी का ही साइन चेंज कर दो, वही P का कोऑर्डिनेट होगा, या जो P के होंगे उसी का ही साइन चेंज कर दो, वो Q का होगा। ये 3,-4 था तो आंसर क्या बन गया, 3 प्लस में था तो यहाँ क्या बन गया -3, ये -4 था तो क्या बन गया प्लस। तो जस्ट साइन चेंज करना था, सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। सॉल्यूशन तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया, क्योंकि फिर आप अगर मैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन छोड़ दूँगा तो आप बोलोगे सिर्फ बता देते हो करते नहीं हो, तो इसलिए हमने कर दिया इस क्वेश्चन को। ओके, बाकी ये बस इसको देख के और ये आप टिक कर सकते हो, डायरेक्ट के साइन चेंज कर दो, ओरिजिन पे बोला हुआ है, मिड पॉइंट पे बोला हुआ है, तो ऐसा कुछ। ओके, आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अपने अलग अलग क्वेश्चन में, और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल सके कहीं से भी, किसी भी बुक के क्वेश्चन हो, उन्हें आप ट्राई कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ अब आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा।
48 क्वेश्चन हमने कर लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इतने क्वेश्चन तो आप मार्केट में कोई भी बुक लोगे तो उस बुक में ना तो इतने क्वेश्चन मिलेंगे और ना इन मेथडों से सॉल्यूशन मिलेंगे। अब पार्ट 1, 2, 3 जो है और 4, पार्ट 4 तो टेस्ट 4 वालों के लिए है स्पेशली उसमें क्वेश्चंस। बाकी पार्ट 1, 2, 3 और ये पार्ट 5 टेस्ट 1 वाले ज़रूर देखना। 1, 2, 3 में तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि वहाँ सारी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई हुई। और आज वाली वीडियो में भी कई क्वेश्चन जो हमने रेशो वाले थे वो बिना फॉर्मूले के ही कर लिए, बिना सॉल्यूशन के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।